आया है आज Redmi Note 8। अब Note 8 में दिक्कत क्या है, जब भी इससे हम किसी को भी कॉल करेंगे तो एक रिंग होगी और कॉल हो जाएगी डिस्कनेक्ट, या कोई अगर इस नंबर पर कॉल करेगा तो एक रिंग के बाद वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। मतलब चाहे इस मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर कॉल करें, चाहे दूसरे मोबाइल से इस मोबाइल पर कॉल करें, कंडीशन सेम होगी, एक रिंग होगी और उसके बाद कॉल हो जाएगी डिस्कनेक्ट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसे खोल के देखते हैं कि पहले इसके अंदर कोई काम तो नहीं हुआ है, और बाकी हम इसमें सबसे पहले कॉलिंग करके देखेंगे कि क्या समस्या कॉलिंग में आ रही है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ टावर पूरा है। ठीक है, हम अभी इस नंबर पर कॉल करेंगे। ठीक है, देखिए रिंग हुई और कट गया, मतलब मिस कॉल होते ही कट गया। अभी फिर हम इसे कॉल करेंगे, देखिए फिर से एक मिस कॉल और आई है ना, और फिर हम इसे कॉल करेंगे। देखिए ये तीसरी मिस कॉल, मतलब कहने का ये है कि इसके साथ ही कंडीशन हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी को आप ब्लैक लिस्ट में डाल दो, तो ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद ये केस आता है ना, लेकिन यहाँ जो है ब्लैक लिस्ट में नहीं, हम कोई भी नंबर डायल करेंगे ना इस पर सबके साथ। अभी 198 का क्या मामला है ये देखा नहीं, देख लेते हैं। हाँ, ये वही मामला है, यानी कोई भी कॉल करेंगे तो एक रिंग होगी और कट जाएगी। अच्छा चलो मान ले, हो सकता है आपके दिमाग में ये हो कि ये नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ। ठीक है, अभी हम देखते हैं, हम इस नंबर से अभी कॉल करेंगे। कॉल आ गई और कट गई। इसके साथ यही होता है, कॉल आएगी और कट जाएगी, चाहे इधर से मिले चाहे उधर से मिले, दोनों जगहों से कंडीशन जो है ना इसके अंदर सेम आ रही है। अभी इसमें लगी हुई है जियो की सिम, और इसमें हम डालेंगे पहले एयरटेल की सिम। ठीक है, अब हम एयरटेल पर भी देखेंगे, मतलब अभी तो जो लगा था वो सिर्फ 4G था, और अभी जो डाल रहे हैं हम वो 2G भी है। तो हम देखेंगे कि इसके साथ भी यही दिक्कत आ रही है क्या। ठीक है, इस पर कॉल जा रही है, और अगर अभी आप देखेंगे तो इस बोर्ड पर कोई काम हुआ नहीं ना, बोर्ड है बिल्कुल फ्रेश, सेल वगैरह सब लगी हुई है। ऐसा कहाँ से हो सकता है और क्यों हो सकता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब देखिए किसी भी सेट को बनाने के लिए ना, कोई भी फॉल्ट हो और रिपेयर कुछ भी करना हो, तो उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस होता है वो होता है पहले ये देखना कि ये फॉल्ट कहाँ से नहीं हो सकता है। ठीक है, ये पहले समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर दो ही डिपार्टमेंट होता है, एक तो फॉल्ट कहाँ से हो सकता है और एक फॉल्ट कहाँ से नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जो हमें समझना ये है कि फॉल्ट कहाँ कहाँ से नहीं हो सकता, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और साथ ही में ये भी इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर का जो फॉल्ट है वो किस तरह से आया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नेटवर्क जो हमारा काम करता है, जैसे नेटवर्क के अंदर कॉलिंग हो गया, नेट हो गया, है ना, या टावर कुछ कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, क्या कंडीशन इसके अंदर बढ़ रही है, क्योंकि काम तो उसके बाद ही होना है और आइडिया उसके बाद ही लगेगा कि हमें काम कहाँ करना है। हालांकि इन सब के बीच में ये भी नॉलेज होना ज़रूरी है कि किस लाइन का कौन सा काम है और किस वोल्टेज का क्या काम है, इसके अंदर कौन से आईपी का क्या काम है। क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें नॉलेज ना हो तब लोग वही करेंगे कि CPU रिबोल किया, PNC रिबोल किया, पावर IC रिबोल किया, और नेटवर्क IC जितनी भी थे सारी की सारी चेंज कर दिया, 2G 4G सब कुछ, और उसके बाद भी कंडीशन हुआ तो लग बाई लग, वरना फिर वही खाली हाथ जाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फॉल्ट कहाँ से नहीं हो सकता। उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि नेटवर्क के लिए जितनी भी चीज़ें, जितनी भी आईसियाँ हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम समझेंगे जो कि हमारा अल्टीना सेक्शन में आता है 2G IC, उसके बाद हमारा 4G IC, APT IC, और उसके बाद हमारा CPU, HDR या WDR जो भी लगा है ना मॉडल के हिसाब से, ये हो गया। और उसके बाद इसमें आता है बैंड का रोल। अब बैंड जो होता है ना, तो बैंड के बारे में हम किसी दिन फिर डिटेल में बात करेंगे, है ना, क्योंकि फिर टॉपिक हो जाता है ज़्यादा लंबा, और यहाँ फिलहाल बैंड का कोई केस है नहीं। अब यहाँ हमने जो इसकी इम्पोर्टेंट आईसियाँ हैं उनको हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है आपको समझाने के लिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि देखिए हमारे मोबाइल के अंदर फॉल्ट क्या है। हमारे मोबाइल के अंदर पहले तो ये देखेंगे फॉल्ट क्या नहीं है। जैसे टावर पूरा आ रहा है, इसके अंदर टावर की कोई कमी नहीं, ठीक है, और 2G सिम अगर हम लगा रहे हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उसमें भी कॉल आ रही है और जा रही है और बात भी हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 2G सेक्शन है इसके अंदर आने वाला जो हमारा 1.8 है ओके है, इसके अंदर हमारा VPH ओके है, और इसके अंदर हमारा जो है I2C लाइन
वो भी ओके। मतलब इतनी चीज़ें हैं जो इसके अंदर ओके हैं। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लाइनें हैं, सबका काम अलग अलग है, लेकिन हम कोशिश करेंगे शॉर्ट में आपको समझाने की कि फॉल्ट कहाँ हो सकता है। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो ओके है। मतलब जो CPU से कनेक्शन है वो भी ओके है, और पावर IC से जो कनेक्शन है वो भी ओके है, और जो चार्जिंग IC से कनेक्शन है वो भी ओके है। मतलब इसका A to Z जो सेक्शन है ना वो ओके है। अगर ओके नहीं होता तो जो फॉल्ट है, जो इसके अंदर जो नेटवर्क दिखा रहा है अल्टीना, वो पूरा दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अल्टीना पूरा तब भी दिखाता है जब 2G में फॉल्ट हो, तब भी अल्टीना पूरा दिखाता है। ऐसा केस भी आता है जिसके अंदर आप देखते हैं फेक नेटवर्क है, नेटवर्क दिखाएगा नो कॉलिंग नो इंटरनेट, लेकिन इसके अंदर कॉलिंग भी हो रही है, इंटरनेट भी चल रहा है, लेकिन कॉलिंग डिसकनेक्ट हो जा रहा है। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि 4G सिम जब हम लगा रहे हैं तो 4G नेटवर्क आ रहा है इसके अंदर। अगर 4G नेटवर्क आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि 4G IC में आने वाला जो हमारा APT की लाइन है वो भी ओके है। उसके बाद इसके अंदर हमारा 1.8 वो भी ओके है। इसके अंदर हमारा VPH वो भी ओके है। अब जो बचता है इसके अंदर I2C लाइन, जो कि हमारा CPU से आता है। ठीक है, और ये कॉमन लाइन होती है, ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन लाइन होती है। ये APT में भी आता है और उसके बाद ये 2G IC में भी आता है। ठीक है, और बिल्कुल सेम कनेक्शन यहाँ से उठेगा और ये APT में आ जाएगा, और यही लाइन जो हमारा है वो चला आएगा 2G IC के अंदर। ठीक है, यानी जो हमारी I2C है जो APT में भी आया है और 4G से भी कनेक्टेड है, और ये आया है CPU से। अगर I2C लाइन में फॉल्ट होता तो जाहिर सी बात है कि ना 2G नेटवर्क आता ना 4G नेटवर्क आता। इसका मतलब ये हुआ कि I2C लाइन भी हमारी ओके है, तभी तो हमारा 2G और 4G दोनों जो टावर है ना वो शो कर रहा है। अच्छा, अब 2G लगाने पर कॉलिंग भी हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि I2C लाइन पर आप डाउट नहीं कर सकते, ना ही VPH पर, ना ही 1.8 पर। तो भाई फॉल्ट क्या है, तो आप जरा एक बार देखिएगा कनेक्शन में। मेरे हिसाब से मतलब जो मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ, एक अनुमान इसके अंदर लगा रहा हूँ, ये फॉल्ट कहाँ हो सकता है। अब देखिए, इतनी लाइनें इंपॉर्टेंस है, फॉल्ट तो यहीं कहीं होना चाहिए था, पर ऐसा है नहीं। तो फिर फॉल्ट कहाँ हो सकता है, देखिए मेरे हिसाब से अभी आप देखोगे ना, CPU से ये लाइन निकली है। ठीक है, अभी आप बिट मैप में भी देखो CPU से लाइन निकली है। अब जब हम 2G IC के पास सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये लाइन कहाँ जा रही है, 2G IC पर हमने सेलेक्ट किया, सीधे देखिए APT में गया और 4G IC से कनेक्ट हो गया, और ये CPU से, मतलब CPU से लाइन निकली और ये दो तरह से बटी है। एक तो चला गया 4G IC की तरफ और एक चला गया 2G IC की तरफ। अब इसके अंदर मेरे हिसाब से क्या हो रहा होगा, मेरे हिसाब से ये हो रहा होगा कि I2C लाइन जो APT और 2G की तरफ आई है वो तो परफेक्ट है, लेकिन जो 4G की तरफ आई है वो परफेक्ट नहीं है। लेकिन सवाल है कि अगर परफेक्ट नहीं है, एक जगह भी अगर I2C लाइन में दिक्कत आई, चाहे वो 4G IC से ही I2C लाइन क्यों ना डिस्कनेक्ट हो जाए, ऐसी कंडीशन में कोई भी नेटवर्क नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी मेरा अनुमान ये है कि I2C लाइन का ही फॉल्ट हो सकता है। ऐसे हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो लाइनें हैं ना, ये कहीं ना कहीं से ड्राई हो रही है। जैसे ही आप कॉल करते हैं वैसे ही क्या होता है कि यहाँ से वो कनेक्शन जो है ना डिसकनेक्ट हो जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा भी हो सकता है इस लाइन की GR कुछ हाई हो गई हो, ज़्यादा नहीं हो सकता है कुछ हाई हो गई हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम 4G IC उठाएंगे, APT IC उठाएंगे और 2G IC उठाएंगे। तीनों IC को जब तक नहीं उठाएंगे हमें CPU से आने वाली जो लाइन है ना वो पता नहीं चलेगा। तो अब हम जैसे ही 4G उठाएंगे, APT उठाएंगे और 2G, यानी तीनों IC को जब उठाएंगे ना, तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो GR है वो कुछ और मिलेगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो GR है कुछ और मिलेगी। जबकि आप लाइन देखेंगे तो ये लाइनें कॉमन है। अब बात समझिएगा, ठीक है। अब देखिए ये लाइनें कॉमन है, मतलब जितना GR यहाँ होना चाहिए उतना ही GR यहाँ भी होगा, और उतना ही GR हमें APT पर भी मिलेगा। तीनों जगह GR सेम होना चाहिए। लेकिन जब हम उठाएंगे ना तो हमें उम्मीद है कि एक जगह GR कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा, चाहे वो 20 का डिफरेंस मिले, चाहे 30 का। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसका मतलब बहुत माइनर सा ही GR में डिफरेंस होगा, 10, 20, 30 का डिफरेंस हो सकता है। तो हमें हो सकता है कि अगर हम इसको उठा लें तीनों IC को, तो हमें पता चल जाएगा कि 4G IC पर जो GR हमें मिल रहा है वो कुछ ना कुछ ज़्यादा मिल रहा है। कम तो नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ ज़्यादा मिल रहा है। कम मिलने का मतलब लीकेज है, और ऐसी कंडीशन में ये फॉल्ट बनना फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन में डिस्टेंस कुछ बढ़ सकता है ना, कुछ GR बढ़ सकता है।
लेकिन शर्त यह है कि जब तक हम तीनों आईसी को नहीं निकालेंगे तब तक हम इसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे और इसे पता नहीं लगा पाएंगे कि इस लाइन में जीआर कितना है। लेकिन अब भाई हम एपीटी को उठाएंगे, 4G को उठाएंगे और 2G को उठाएंगे, तो तीनों को उठाएंगे और फिर तीनों को रिवॉल्व करेंगे, फिर तीनों को डालेंगे, तो इसमें लग जाएगा समय और उससे जल्दी हम सीपीयू को रिवॉल्व कर देंगे, क्योंकि मेरा अंदाज ये है कि सीपीयू से ही ये फॉल्ट है और यहीं से यहीं तक सीपीयू ही ड्राई हो रहा है। क्योंकि देखिए क्या होता था इस केस में, कुछ दिन पहले ये मेरे पास फोल्डर चेंज होके गया था, लगभग मैं समझता हूँ 2-3 महीना पहले। तो इनके मोबाइल में ये प्रॉब्लम कभी कभी आती थी, जो अभी आप परमानेंट देख रहे हैं, ये कभी कभी आती थी। उन्होंने कहा कि सर एक सिम सही बताती है, लेकिन एक सिम से कॉल करने में प्रॉब्लम होती है, कॉल आने में। लेकिन अब उन्होंने ये नहीं बताया था कि 2G में दिक्कत आती है, 4G में, क्योंकि कस्टमर को ना इतना दिमाग में नहीं होता है 2G 4G का चक्कर, उनको समझ में नहीं आता। उनको तो ये समझ में आता है भाई हमने जियो लगाया है तो वो भी 4G है और एयरटेल लगाया वो भी 4G 5G है, तो इसमें वो उतना जो है ना रीड नहीं कर पाते और वो हमें पता है। तो अब क्या होता है कि इनके सेट का हुआ था एक्सीडेंट और जिसकी वजह से इनका फोल्डर हुआ था चेंज और तभी से बता रहे कि थोड़ी दिक्कत थी, अब ज़्यादा होगी। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि ये कहीं ना कहीं सीपीयू इसके अंदर डाइनेस सीपीयू के अंदर आई है, कुछ ना कुछ झटका इसको लगा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। नतीजा यही समझ में आ रहा है कि फॉल्ट सीपीयू का ही हो सकता है। तो भाई हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम सीधे सीपीयू उठाएंगे, रिवॉल्व करेंगे और हमें उम्मीद है कि जॉब हमारा डन हो जाए। तो चलिए हम सबसे पहले सीपीयू उठाते हैं, रिवॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं फॉल्ट सही हुआ या नहीं। प्रॉब्लम कहाँ से थी? प्रॉब्लम थी इसकी सीपीयू से दिक्कत थी।